बात करने का मकसद होना चाहिए, आपको कुछ अध्ययन करना चाहिए। तो आप एक काम सर करिए, मेरा आप मेरा जस्ट ए पर्सनल, मिनट, अभी सुनिए बात ध्यान से। मैं सिर्फ आपके साथ आपका देश के प्रति इतनी बातें मैंने सुनी है और आप देशभक्त हैं, एक पुलिस में रहते हुए मैं बड़े फ्रैंकली बात कर रहा हूँ, और एक देशभक्त ऐसा मिल जाए तो मैं अपने आप में बहुत ग्रेट महसूस करूंगा। आप जैसे महान व्यक्तित्व से मैं आज बात कर रहा हूँ, तो ये मेरा कुछ पुण्य कर्म है, और मैं आपके साथ जुड़ूं तो देश के लिए कुछ और भी कुछ कर सकूं। 26-27 साल मैंने नौकरी की है आर्मी में, और इसमें रहते हुए आपके साथ और जुड़ूं और कुछ कर सकूं तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। देखिए, हम में से हर कोई बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन उसे ये समझना पड़ेगा कि हमारी ट्रेन गलत पटरी पे चल रही है। सर जब तक हम ये बात नहीं समझेंगे, यदि आप दिल्ली जाना चाहते हैं और मुंबई जाने वाली ट्रेन में बैठे हुए हैं, तो क्या आप दिल्ली पहुंच जाएंगे? नहीं पहुंचेंगे। तो अभी आप यही समझ लीजिए कि देश जो है ना गलत ट्रेन में बैठा हुआ है, और वो गलत जगह ही पहुंचेगा। क्यों? सही बात है। क्योंकि आपकी असली ट्रेन जो है वो सुभाष चंद्र बोस जी के नेता सुभाष चंद्र बोस जी के नेतृत्व में यदि चलती तो सही जगह पे पहुंचती, राइट। आपकी सही ट्रेन जो सही। है अंग्रेजों ने साठगांठ करके जवाहरलाल नेहरू के कब्जे में दे दी। अरे सर, वो गद्दार के बारे में क्या कहेंगे। मैं 26 जनवरी को 15 अगस्त पर जब मैं लेक्चर देता हूँ, गांधी और नेहरू के विरोध में ही बोलता हूँ। नहीं, अपन को विरोध में किसी के नहीं बोलना है, और उन लोगों ने अपने हिसाब से शायद अपनी सोच से अच्छा ही किया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं टोटल सोच में कहीं ना कहीं कुछ खोट था, और कहीं ना कहीं समभाव का अभाव था। सर आप ये बताइए, क्या आपके धर्म ने कभी आपको ये बात सिखाई है कि आपके मुंह में कोई थप्पड़ मारे तो आप दूसरा गाल कर दीजिए? ऐसा सिखाया क्या? सर ऐसा आपके कौन आपके सिखाएगा? आपके धर्म ने आपको इतना सिखाया है कि यदि आपके साथ अत्याचार हो रहा है तो अत्याचार करने वाला जितना दोषी है, अत्याचार सहने वाला भी उतना ही दोषी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपके धर्म ने आपको सिखाया है कि यदि सामने अत्याचार हो रहा है तो बिना परिणाम की चिंता किए आपको धर्म युद्ध करना ही होगा। सर अब इतनी सी बात के बाद अपन को ये बात जरूर समझना पड़ेगी कि आपको कोई आजादी नहीं मिली है। ट्रांसफर ऑफ पावर मिला है, वो भी ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक एक्ट पारित किया गया था 17 जुलाई 1947 में। मालूम है सर, मालूम है। वो एक्ट जो है वो आपकी जमीन में आपके नेताओं ने, आपके प्रतिनिधियों ने नहीं बनाया था। वो किसने बनाया था? अंग्रेजों ने बनाया था, राइट। सर और उन्होंने इस देश की बागडोर उनके द्वारा चयनित व्यक्ति जो उन्हें कैबिनेट मिशन ने उनको बताया था, उसको इस देश का पावर ट्रांसफर इसलिए करना था क्योंकि उनके जो है स्वार्थ पूर्ति हो सके, राइट। स्वार्थ पूर्ति के लिए उस समय देश के वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड बॉबिल हुआ करते थे, राइट। उनको विदाई दी गई, उनको यहाँ से रवाना किया गया, और उसकी जगह पे लॉर्ड माउंटबेटन जो कि उस समय बर्मा में तैनात थे, जो कि ब्रिटेन के राज परिवार से संबंध रखते थे, उनको यहाँ बुलाया गया क्योंकि उनकी पत्नी एडमिना जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू एक साथ ब्रिटेन में पढ़े थे, ठीक है। और उनको ये जिम्मेवारी सौंपी गई कि आपको जो कुछ भी करना हो करिए, लेकिन इस जो ट्रांसफर ऑफ पावर है वो जवाहरलाल नेहरू को करना है, ठीक है ना। आपको ये मालूम है क्या कि उस जिसमें आप सो कॉल आजाद हुए उस समय ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन थे?
हाँ, लॉर्ड एटली थे, ठीक है ना। सर जब लॉर्ड एटली भारत आए और वो वेस्ट बंगाल के राजभवन में रुके थे, तो उस समय वेस्ट बंगाल के गवर्नर हुआ करते थे जस्टिस चक्रवर्ती, राइट। सर चक्रवर्ती उपाध्याय। हाँ, उन्होंने लॉर्ड एटली से सीधा पूछा कि आपने जब आप द्वितीय विश्व युद्ध जीत चुके थे, तो किन कारणों से आपने भारत को स्वतंत्र किया, क्या इसमें जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी का रोल है? तो उनका जवाब था कतई नहीं, इफ एट ऑल इट इज मार्जिनल, मतलब पहले तो नगण्य और शून्य जितना है, ठीक है ना। तो फिर उन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा कि फिर पावर ऑफ ट्रांसफर आपने क्यों किया, ठीक है ना। तो उसके पीछे उन्होंने 4 कारण बताए, ठीक है ना सर। और पहला कारण था सरदार सुभाष चंद्र बोस, ठीक है ना, नेता सुभाष चंद्र बोस। और दूसरा कारण उसका बताया उनकी आजाद हिंद फौज, और आजाद हिंद फौज का ट्रायल उस समय लाल किले में चल रहा था। हाँ, कहाँ चल रहा था? लाल किले, राइट, दिल्ली। जो अंग्रेज गाए बगाए झूठे आरोपों में लोगों को फांसी पे चढ़ा देते थे, उन्होंने, क्योंकि जो कमांडर इन चीफ और मिलिट्री इंटेलिजेंस ने ये रिपोर्ट दी कि आजाद हिंद फौज को लेके पूरा भारत में उबाल आया हुआ है सर, आप इनको जो है अन्य केसेस जैसा आप ट्रायल नहीं कर सकते हैं, नहीं तो जो है आपको भागने के लिए जगह नहीं मिलेगी सर। और उस समय आर्मी के जो कमांडर इन चीफ मिस्टर क्लॉड थे, तो मिस्टर क्लॉड ने एक एग्जिट प्लान बनाया था कि यदि विषम परिस्थिति में भारत को छोड़ के भागना पड़े जान बचा के, तो वो कैसे भागेंगे, ये डर उनकी जेहन में इतना रियल था, राइट। और यही कारण है कि जब उनकी मिलिट्री इंटेलिजेंस ने ये रिपोर्ट दी कि आप आजाद हिंद फौज का ट्रायल को पोस्टपोन कर दीजिए, तो आजाद हिंद फौज को जो है ना बिना ट्रायल के ही छोड़ दिया गया, ठीक है ना। अब ये बताइए, जो अंग्रेज सरदार भगत सिंह को एक फर्जी बम के लिए, जिसको स्मोक बम कहते हैं, उसके लिए उसको फांसी पे चढ़ा देते हैं, और जो नियत तारीख के एक दिन पहले चढ़ा देते हैं, एक शाम पहले उसको जो है ना फांसी दे देते हैं सर। इतना डर था सर, वो डर तो अंग्रेजों की जो है इकोनॉमी पूरी तरह से वर्ल्ड वार 2 में ध्वस्त हो चुकी थी। सुभाष चंद्र बोस की लोकप्रियता बहुत हाई पर थी। उन्होंने न केवल आजाद हिंद फौज बल्कि आजाद हिंद सरकार बनाई थी, जिसे 11 देशों के ने उनको मान्यता प्रदान की थी। सही मायने में देखा जाए तो देश के प्रथम प्रधानमंत्री हमारे सुभाष चंद्र बोस हुए, जिनको 11 देशों ने ऑलरेडी मान्यता प्राप्त की। बल्कि सुभाष चंद्र बोस का जो है वो मार्जिनलाइज करने में और जो भी ड्रामा नाटक करने में यदि किसी ने दुष्टता और धृष्टता की है, तो वो जवाहरलाल नेहरू है सर। अब आप ये देखिए कि जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया। जो लॉर्ड माउंटबेटन, जो लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे, पाकिस्तान ने तो अपना जो है गवर्नर जनरल खुद बनाया, इन्होंने किसको कंटिन्यू किया? लॉर्ड माउंटबेटन को सर। तो 1950 तक आपके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। आपके मंत्री और सब लोग किसके नाम पे शपथ लेते थे? इसी के नाम पर लेते थे सर। नहीं, इसके नाम पे नहीं लेते थे, वो जो है ब्रिटिश एम्पायर के नाम पर, ब्रिटिश की रानी के नाम पर जो है ना शपथ लेते। हाँ, रानी के नाम पर लेते थे सर, ठीक है ना। तो आपके जो है एयर, आर्मी और बाकी फोर्सेस के कमांडर्स जो है वो सब अंग्रेज थे सर। ये इतना दुष्ट व्यक्ति था। इस व्यक्ति ने
अंग्रेजों ने जो नियम कानून बनाए थे वो आपके वेलफेयर के लिए बनाए थे क्या? नहीं बनाए थे। वो उन्होंने आपके ऊपर शासन करने के लिए, आपका शोषण करने के लिए, आपको अपमानित करने के लिए बनाए थे। इस दुष्ट ने उन सब कानूनों को यथावत रखा। सर जो भी कानून बनाए गए थे वो उनको पालन कैसे कराया जाता था? उनको पालन कराने के लिए एक मशीनरी होती है जिसको ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, जिसमें IAS, IPS, पुलिस सब लोग आते हैं, जुडिशरी भी आती है, राइट? हाँ, ब्यूरोक्रेसी का ठीक है ना? हाँ, तो इस व्यक्ति ने उस जो सो कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी, उस सबको लॉर्ड बनाया। नियमों कानून में ये लिखा गया कि ये कोई गलती भी करेंगे तो भी ये दोषी नहीं होंगे। सर तो जो नियम कानून आपका शोषण करने के लिए, आपको अपमानित करने के लिए, आपके व्यवसाय को तोड़ने के लिए, आपको जलील करने के लिए, आपको चोर साबित करने के लिए, आपको जेल में भरने के लिए बनाए गए थे, वो सब कानून स्वतंत्रता के बाद यथावत कैसे रहे और हमारी ब्यूरोक्रेसी लॉर्ड कैसे बनी रही, हमारी जुडिशरी लॉर्ड कैसे बनी रही, हमने कैसी व्यवस्था जो है न चुनी। अब आप ये बात सहमत हैं क्या कि हम लोग गलत ट्रेन में, गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, हम सहमत हैं। आप ये बताइए, 1951 में एक पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट बनाया इस नेहरू ने, उसमें एक पार्टी का सिस्टम डाल दिया, पार्टी रजिस्टर होने लगी इलेक्शन कमीशन के द्वारा। ये पार्टियां में कोई ऐसा नियम कानून कंडक्ट नहीं बनाया, वो जो है किसी से भी चंदा लें उसको कोई इनकम टैक्स नहीं लगना है। सर ऐसे घृणित काम इन लोगों ने किए। आज जो है हमारी पॉलिटिकल पार्टी क्या प्राइवेट कंपनियां नहीं बन गई हैं? परिवार की कंपनियां नहीं बन गई क्या? जिनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है? हाँ या नहीं? बिल्कुल सही बात है सर। तो आज हमारी पॉलिटिकल पार्टियां जिनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है, जो कि लेफ्ट, राइट और सेंटर देशद्रोही स्लोगन कहती हैं, जिसमें ऐसे गंदे लोग हैं कि जो ये भी कहने की औकात रखते हैं कि मोदी हिमालय चले जाएंगे और योगी मठ चले जाएंगे तो तुम्हें कौन बचाएगा? कौन बचाएगा? हाँ। तो ये धमकी भरी बात कहने का साहस करने वाले लोग, जब कानून में जो कि अंग्रेजों का बनाया उसमें ही प्रावधान था कि स्वविवेक से कॉग्निजेंस ले सकते हैं, तो हमारा हवलदार, हमारा थानेदार स्वयं FIR दर्ज करके ऐसे देशद्रोहियों को जेल में बंद क्यों नहीं करता है? क्योंकि आप गलत ट्रेन में बैठे। सर अब सवाल उठता है कि जो पार्टी तंत्र है ये किनको टिकट दे रहे हैं? तो ये अपराधियों को टिकट दे रहे हैं। यही कारण है कि 2019 की जो पार्लियामेंट बनी है उसमें 42% जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के आपराधिक रिकॉर्ड हैं और 29% के तो विरुद्ध बहुत ही जघन्य अपराध हैं, लूट, डकैती, मर्डर, रेप। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि ये बताइए, जिस देश में चपरासी बनने के लिए उसे लिटरेट भी होना चाहिए, साक्षर भी होना चाहिए और सदाचारी भी होना चाहिए, अपराधी नहीं होना चाहिए, उस देश में कानून के निर्माता अनपढ़, गंवार, दुष्ट अपराधी जिनके पास सैकड़ों जो है अपराध कायम हैं, जिन्होंने मर्डर, लूट, डकैती, किडनैपिंग जैसे जघन्य अपराध किए हैं, और हम कैसे दुष्ट लोग हैं कि बिना लज्जा किए हम जेल में जो लोग बंद हैं उनको भी जिता देते हैं। हमारा क्या चरित्र है? हमें अपने चरित्र पे लज्जा क्यों नहीं आती है? सर जब तक हमें अपने चरित्र पे लज्जा नहीं आएगी तब तक हम बदलाव नहीं कर पाएंगे। सर तो आप इस बात से सहमत हैं क्या कि बदलाव की जरूरत है? सर तभी तो मैं इतना 100% सहमत हूँ, तभी तो हम आपकी शरण में आए हैं। नहीं, शरण से काम नहीं चलेगा। अब सवाल ये उठता है कि जिस गलत ट्रेन में आप बैठे हुए हैं आपको सही ट्रेन में कौन ले जाएगा? और ये दुष्ट नेता जिन्होंने चारों तरफ से ब्यूरोक्रेसी को अपंग बना दिया है, अब ना केवल जो है ना इन्होंने
अपराधियों को टिकट दिया है, अपने भाई भतीजों को टिकट दिया है, अपने बड़े नेताओं के भाई भतीजों को टिकट दिया है। दूसरी पार्टी के जो लोग अपने लाभ के लिए आपकी पार्टी में आते हैं उन्हें बारमाला पहनाते हैं, फूल मालाएं पहनाते हैं, मंत्री का पद देते हैं, ऊपर से पैसे भी देते हैं। तो ऐसे खुदगर्ज सत्ता के लालची ये नेता, इनसे आप कैसे पार पाएंगे? क्योंकि बिना कानून बनाए, बिना कानून में संशोधन किए ना तो आप ये अपमानित करने वाले नियम कानून को बदल पाएंगे, ना ही जो ब्यूरोक्रेसी है और या इवन जुडिशरी है जो कि लॉर्ड बनी हुई है, इसे अपने काम के लिए अकाउंटेबल बनाया जाए। और यदि ये बिल्कुल गलत निर्णय लेते हैं तो इन्हें अकाउंटेबल बनाते हुए इनसे कंपनसेशन की व्यवस्था की जाए। तब ये लोग को ये मालूम होना चाहिए कि जो काम भी कर रहे हैं इन्हें जिम्मेवारी से करना है। यदि ये जानबूझकर समय पर निर्णय नहीं लेते हैं, विलंब से निर्णय लेते हैं, गलत निर्णय लेते हैं, तो इन्हें गलत निर्णय लेने के लिए अकाउंटेबल माना जाएगा और इनसे कंपनसेशन वसूल किया जाएगा। एंड हमें पार्टी विहीन राजतंत्र में जाना होगा सर, क्योंकि ये पार्टियां तो प्राइवेट कंपनियां बन गई हैं और एक के बाद ढेर सारी जो है ना, रोज जो है कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी बन रही है बड़े बड़े नारों के साथ। आपको नहीं लगता है ये पॉलिटिकल पार्टी अपने लाभ के लिए बन रही हैं, जिससे ये अपने विजिटिंग कार्ड में अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष कह सकें, अपने लेटर हेड में राष्ट्रीय अध्यक्ष कह सकें, अपनी गाड़ियों में जो है ना बड़े बड़े झंडे लगा सकें और उसमें अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो है ना एक बिल्ला लगा सकें? ये सब इतनी छोटी सोच से ये पार्टियां जन्म ले रही है। एग्जैक्टली सर। तो हमें जब तक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन नहीं हम करेंगे तब तक कुछ बदलाव नहीं आएगा। और ये आमूलचूल परिवर्तन आपको पार्लियामेंट के मंदिर से ही करना होगा, क्योंकि कानून बनाने की शक्ति उसी मंदिर में निहित है। बिल्कुल सर। तो ये दुष्ट नेता जो कि 42% अपराधी हैं, ये अच्छे कानून कभी नहीं बनाएंगे। आपको मालूम नहीं है, जानकारी है कि नहीं है, एक PIL लगी थी और वो इसीलिए थी कि कानून के बनाने वाले अपराधी नहीं हो सकते, राइट? कानून के निर्माता, जब एक देश में चपरासी आचरित होना चाहिए तो एक कानून के निर्माता अपराधी क्यों? तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें इस राय से सहमति जाहिर की और कहा कि भाई हम क्या कर सकते हैं, ये कानून तो पार्लियामेंट को बनाना होगा। तो पार्लियामेंट तो कानून नहीं बनाएगी। अब सवाल उठता है कि क्या मोदी जी कुछ करेंगे? तो मोदी जी के ही लोग जो है हर दिन सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा रहे हैं विभिन्न अच्छे मुद्दों पे। लेकिन मेरा मोदी जी से दूसरी बात पूछना है, जो कुछ भी गलत हुआ, चाहे संविधान में हुआ हो या उसके बाद के नियम जो हमने एजिटेड अडॉप्ट किए उसमें हुआ हो, चाहे जो ब्यूरोक्रेसी को हमने एजिटेड लॉर्ड बनाया उसमें हुआ हो, या उसके बाद जो ढेर सारे गलत कानून बने हैं, क्या वो कानून हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों ने हमको मूर्ख बना के इसी पार्लियामेंट के मंदिर में काम नहीं किया है? किया है। बिल्कुल सर। तो फिर हमारे पूजनीय जो है नरेंद्र मोदी, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, उन्हें हर चीज सुप्रीम कोर्ट से क्यों चाहिए? वो अपने आप को इतना कमजोर प्राणी क्यों बताते हैं? उन्हें ये क्यों नहीं लगता है कि जो व्यक्ति इतनी मेजॉरिटी के साथ लाया गया है, जनता ने उसमें श्वेत अर्जित की है, उन सब बदलाव के लिए लाया गया है, उस व्यक्ति को लज्जा आना चाहिए यदि वो ये कहता है कि हमें ये नौच के खा जाएंगे, हमें जीने नहीं देंगे। अरे इतनी हिम्मत किस व्यक्ति में है जो हमारे देश के? तो ये ऐसी बात करके उन्हें लज्जा आना चाहिए और उन्हें ये सब काम सुप्रीम कोर्ट की बजाय अपने चारित्रिक बल, अपनी सोच का परिचय देते हुए वो इसी संविधान में करना चाहिए, इसी पार्लियामेंट में बैठ के करना चाहिए और इसी अंतराल में करना चाहिए। अगला नहीं करना चाहिए। नहीं, अगले का सवाल ही नहीं उठता। जो कुछ भी करना है 22 से 24 के इसी भी
अब सवाल कुलश्रेष्ठ जी भी, कुलश्रेष्ठ तो ऐसा ही कहते हैं। अब सवाल जो उठता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी आपको क्यों तवज्जो दें, जनता ने उनको चुन के भेजा है, आपको आप कौन होते हो, आपकी औकात क्या है? आपको यदि आप उनसे कहेंगे तो पहले तो आपको सुनेंगे ही नहीं, आपको जो है ना अपॉइंटमेंट ही नहीं देंगे। आप कुछ लिख के भेजेंगे तो उनकी चंडाल चौकी उन तक पहुंचने ही नहीं देगी, पहुंच भी जाएगा तो उसे नजरअंदाज कर दिया जाएगा। लिहाजा उनको या सत्ता को अप्रोच करना एक मूर्खतापूर्ण बात है। क्योंकि पार्डन सर, मैं ये कह रहा हूँ, सत्ता के पास जाके किसी चीज का निवेदन करना इन काले अंग्रेजों के साथ, इन दुष्ट नेताओं के साथ, ये भूल होगी, क्योंकि ये आपको शक्तिहीन व्यक्ति को कभी न्याय नहीं मिलता है। सर, और हमारे वेद इस बात को कहते हैं कि जब भी आसुरी शक्तियों का बोलबाला बढ़ा तो हमारे लोग तपस्या करते थे, हमारे लोग जो है ब्रह्मास्त्र प्राप्त करते थे, शिवस्त्र प्राप्त करते थे, देवी देवताओं से वरदान प्राप्त करते थे, और उन सब चीजों से लैस होकर फिर आसुरी शक्तियों को वो नाश करते थे। इस बात से सहमत है आप? हाँ, सहमत है, ऐसा हमने पढ़ा भी है। ठीक है, तो अब जो है आज के दिन वो तपस्याएं क्या हैं, इस डेमोक्रेसी में वो तपस्या क्या है? तो इस डेमोक्रेसी में वो तपस्या है कि आप शासन से बात मत करो, तपस्या करके जिसका जो प्रभाव क्षेत्र है वो अपने गली में, कोटम डपड़ में और सभाएं करे, लोगों से सीधे संवाद करे और उनको समझाए कि क्राइम फ्री भारत जो है ना, इसकी ये सोच है, किस तरीके से ये बदलाव की पूरी सोच रखी गई है, कैसे आप अपराध मुक्त होंगे, कैसे आप समृद्ध होंगे, कैसे आप जहर मुक्त आपकी खेती होगी, कैसे आपको टैक्स फ्री भारत होगा, कैसे हमारे पास डेवलपमेंट के लिए 10 गुने से ज्यादा पैसा होगा, कैसे जो है खर्च विहीन चुनाव होगा। ये सब ताना बाना क्राइम फ्री भारत से बुना हुआ है, लेकिन इसको शासन को कहने से कोई फायदा नहीं निकलेगा, क्योंकि यह राष्ट्र विरोधी लोग आपकी बात को तवज्जो नहीं देंगे, जिसमें से 42% क्रिमिनल्स है, राइट? और आगे चल के तो ये दायरा 50% भी ज्यादा पहुंच जाएगा, राइट? तो इसका केवल एक ही तरीका है कि हम जो है अपना सत्य धारण करें, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें, और हर कोई जो है अपने क्षेत्र में, बाकी जगह नहीं। और ये फॉरवर्ड से काम नहीं चलेगा। लोगों को संगोष्ठी करें, सभाएं करें, संबोधित करें, उसके वीडियो बनाएं, वीडियो भेजें जिनको हम सब जगह भेज सकते हैं, ठीक है ना? तो ऐसा हम कार्रवाई करेंगे तो हम कम समय में अपनी शक्ति का संधारण कर लेंगे। यदि 25 करोड़, 50 करोड़ या 100 करोड़ तक हम पहुंचते हैं, और फिर जो है थाली के माध्यम से दीपक जला के नियत समय पर और वीडियो चलाकर हम इन काले और दुष्ट नेताओं को जो है हम कुछ विवश कर सकते हैं। और यदि ये विवश नहीं होते हैं तो हम इन 2 सालों में 545 तपस्वी मनुष्यों को पहचाने, जिन्हें बिना प्रचार के जिता के इनकी जमानतें जब्त कराएं, इनमें वो भय पैदा करें। क्यों? और फिर जो है बोल देता हूँ मैं जी, आपका 25 है, आप इधर 37 है। ठीक। तो इस तरीके से हम लोग जो है व्यवस्था को बदलाव करने के लिए एक भूमिका रखें, और हम सबको बिना किसी को ये छोटा बड़ा सोचे हर किसी तक जाना है। बूंद बूंद से समुद्र बनता है, तो बूंद बूंद से नाला बनेगा, बूंद बूंद से नदियां बनेंगी, नदियां मिलके वो समुद्र में मिलेंगी। तो वो बूंद को छोटा ना माना जाए, किसी को बड़ा मानने की जरूरत नहीं है, हर बूंद आपस में मिलके उस महायज्ञ को संपादित करे, ऐसी मेरी सोच है। आपको अपने तमाम प्रश्नों का जवाब मिल गया कि नहीं मिला है? सर बिल्कुल ठीक, मुझे वही जो मैं चाहता था मुझे वही मिला है। जी। तो एक बार आप अपना नाम फिर बताइए। मेरा नाम नायब सूबेदार नरेंद्र पाल सिंह है, रिटायर्ड फौजी हूँ सर मैं। नरेंद्र पाल सिंह जी, आप भारत के नागरिक हैं और हर भारत के नागरिक को जोड़ना है, आज इसका संकल्प लें।
और इस संकल्प के साथ हम हर दिन की कार्रवाई जो है वो जोड़ें और उस कार्रवाई को जो है हर दिन कि हमें 10% एनर्जी रोज लगाना है। हमें 24 घंटे में से 1 घंटे इस काम को करना है और अपने प्रभाव क्षेत्र में करना है और 1 to 1 करना है। और हमें ये देखना है कि कितने जल्दी हम जो है क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल में सदस्यों की संख्या बढ़ा सकते हैं। और जब क्राइम फ्री भारत का ऐप जारी हो जाएगा तो हम आदान प्रदान सूचना के लिए फिर यूट्यूब पर आश्रित नहीं रहेंगे। हमारे अपने ऐप के माध्यम से हम अपने वीडियोस को भी भेज पाएंगे, अपनी मांगों को भी रख पाएंगे और ये नियत कर पाएंगे कि कब हमें दीपक जलाना है, कब जो है ना हमको ताली बजाना है और क्या मांग करना है। और मांग भी ये सोच के करना है कि ये दुष्ट नेता हमारी बात कुछ मानेंगे नहीं यदि हम इनको विवश नहीं कर पाए। यदि ये अपने अहंकार में विवश नहीं होते हैं तो फिर जो है मजबूरी में क्राइम फ्री भारत मिशन को एक पार्टी के रूप में अवतरित होना होगा। और जितनी बातें हम कर रहे हैं ये सब बातों को जमीन पर उतार कर ये पार्टी भी लुप्त होना होगी, क्योंकि हमें पार्टी विहीन प्रजातंत्र को लाना ही होगा। सर तो ऐसा नहीं हो सकता है कि ये पार्टी बन जाए और फिर उसके बाद ये बनी भी रहे। जैसे ही जो नियम कानून जो भी परिवर्तन करना है उस कर को करने के बाद इसे विलुप्त होना ही होगा। राइट सर तो इसमें हमने ढेर सारे वीडियो जारी किए हैं। यदि अभी तक आपने क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो करें, अपने साथियों से करवाएं, खुद के वीडियो बनाएं, उनको भेजें और नुक्कड़ सभाएं करें, संवाद करें, आयोजन करें। जब आप बड़े आयोजन करेंगे और आपको लगेगा कि फेस टू फेस मुझे उपस्थित होने की जरूरत है तो मैं भी पहुंचूंगा, लेकिन इसको बहुत जल्दी करना है और 2022 से 2024 के बीच में करना है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी से ही हमारे काम कराए, क्योंकि यह एक अच्छे व्यक्ति है। यदि हम इनको विवश कर पाए तो वो सब कुछ हो जाएगा जो अपन इससे चाहते हैं। राइट अभी इनके खुद के सलाहकार इनको डरा के रखते हैं और जो उनके अंदर का जो साहस है उसे कमजोर करने की कोशिश करते हैं। राइट हम लोगों की थाली, हम लोगों के दीपक एक सीधे संचार बने और उनको ताकत दें। राइट यदि माननीय नरेंद्र मोदी अपने अहम में नहीं झुकते हैं, नहीं विवश होते हैं, तो फिर जो है हमारे पास एक ही विकल्प होगा कि हम इस दौरान समाज सेवी हर वर्ग के जो है ऐसे लोग जिनकी जिंदगी अपने आप एक मिसाल है, उन्हें बिना प्रचार के हम जिताएं और एक नई व्यवस्था स्थापित करें। और जो बात अपन कह रहे हैं कि पार्टी विहीन प्रजातंत्र, खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था जो कि आज से ज्यादा बेहतर होगी, जिसमें पुलिस की जरूरत नहीं होगी, पोलिंग बूथ की जरूरत नहीं होगी, ये सब व्यवस्था का ताना बाना मैंने ऑलरेडी बुना है। इस बारे में हमारे कई वीडियो अवेलेबल हैं। कर विहीन भारत संभव होगी, किसी को टैक्स नहीं देना होगा और डेवलपमेंट के लिए 4 गुना से भी ज्यादा अधिक राशि अवेलेबल होगी। सर तो यदि फिर हम जो है जहर विहीन कृषि में जाएंगे, ढेर सारे जो है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से ढेर सारे प्रोडक्ट बनाएंगे जिसमें कि हमें इन अस्पतालों की जरूरत नहीं होगी। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख का एक ही हो। राइट तो यदि हम निरोगी लोगों को बनाएंगे, दीर्घायु बनाएंगे तो हम बीमार नहीं होंगे। सर तो लोग कहेंगे साहब इतने बड़े बड़े अस्पताल खोले हैं, इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। तो हम इसको जो है विदेशियों के लिए खोल के रखेंगे, लेकिन हम निरोगी रहेंगे। राइट और आगे चल के कोशिश करेंगे कि ये पूरा विश्व ही निरोगी हो, क्योंकि भारत वसुंधरा कुटुंबकम में विश्वास रखता है। लेकिन साथ में ये ध्यान भी रखना है कि हमारी इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी अव्वल दर्जे की हो। यदि हमारी तरफ कोई ले लो। अच्छा तो आज की बात यही विराम करते हैं और आगे अपन प्रक्रिया जारी रखेंगे।
राइट। थैंक यू वेरी मच सर। नरेंद्र पाल जी, आपका नाम भी नरेंद्र है। अभी जो है ना, नरेंद्र जागिए, स्वामी विवेकानंद का नाम भी नरेंद्र था, राइट। तो सर और इस देश के प्रधानमंत्री का भी नाम नरेंद्र है, तो नरेंद्र वाले बड़े अच्छे नाम वाले हैं। आप अपने नाम को सार्थक बनाइए। थैंक यू सर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।